नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल के अंदर। तमाम कोविड वार्ड्स जो हैं मुंबई में एक बार अस्पतालों में फिर से खुल गए हैं क्योंकि कोविड के मामलों में बढ़ोतरी दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की कल बैठक हुई थी तमाम राज्यों के साथ, राज्यों को अलर्ट किया गया था। महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा यहाँ पर चिंता है क्योंकि 2000 से ज्यादा कोविड एक्टिव मामले यहाँ पर हैं। आज 3 मौतें भी राज्य में हुई हैं। मुंबई का जो ये अस्पताल है 7 हिल्स हॉस्पिटल, वहाँ सबसे ज्यादा मरीज, कुल मुंबई में 52 मरीज हैं कोविड के और उनमें से 36 मरीज इसी अस्पताल में भर्ती हैं। प्रसाद बालासारे इस वक्त हमारे साथ हैं, 7 हिल्स अस्पताल के ऑपरेशन मैनेजर। उनसे बात करते हैं। सर, इस वक्त हम एक कोविड वार्ड में ही हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज भर्ती हैं। क्या कंडीशन है उनकी? आईसीयू पर कितने मरीज हैं? 36 पेशेंट्स में से 20 पेशेंट्स वार्ड में हैं जिनको हम वहीं पे मैनेज कर पा रहे हैं। 5 से 6 पेशेंट हमारे आईसीयू में हैं। यस, डेफिनेटली उनका कंडीशन थोड़ा सा बैड है। बाकी के जो पेशेंट है उसमें से 4 गर्भवती महिलाएं हैं जिसका कल डिलीवरी हुआ है 2 जन का, और बाकी का 2 वेटिंग में है। इवन 2 सर स्टेबल। ऐसे पेशेंट्स काफी ये कहा जा रहा था सर कि XBB.1.16 जो वेरिएंट है उसका असर इतना मरीजों पे नहीं दिख रहा है, सिम्टम्स थोड़े बहुत हैं। आईसीयू में जैसे मरीज हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे, उनकी उम्र क्या है और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या कोमॉर्बिडिटी की वजह से वो अस्पताल में? आईसीयू, यस, डिफरेंट एज ग्रुप। वन विच इज द यंगेस्ट विच इज अप्रोक्सीमेटली 36 years old. Secondly, the highest one which are having 84 years old. Definitely 84 years with all the comorbidities. 36 years came late. So definitely reaction of the body is taking time to recover. तो लेट आने की वजह से, यानी कि जैसा कि पहले देखा जा रहा था लोग इतने ज़्यादा गंभीर नहीं हो रहे थे सिम्टम्स को लेके, वैसा इस बार भी दिख रहा है। यस। जैसे कि वो पेशेंट आया था जनरल वीकनेस लेके आया था। जनरल वीकनेस का कंप्लेंट के बाद जब भी उसका पूरा वायरल मार्कर्स वगैरह से प्रोफाइल जब चेक किया, वो टाइम में डेफिनेटली उसका HRCT में हमको दिखा कि काफ़ी सारा इन्फेक्शन ऑलरेडी उनको हो चुका है। सो इतना इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी थोड़ा सा टाइम ले रही है वापस बैक टू नॉर्मल आने के लिए। और सर, क्योंकि हेल्थ स्टाफ के लिए भी अब लंबा हो गया है लगातार कोविड वार्ड में ड्यूटी करना, एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ सावधानी बरती जा रही है अथॉरिटीज? डेफिनेटली बरती जा रही है। पुराने प्रोटोकॉल्स हमने कोविड के वापस स्टार्ट कर दिया है। हर एक स्टाफ को आगाह कर दिया गया है कि PPE किट और N95 के साथ ही कंप्लीट ड्यूटी करना है। डेफिनेटली खुद का प्रिकॉशन ज़रूरी है लेना। जैसे देख सकते हैं कि कंटिन्यूस स्टाफ PPE किट में काम कर रहे हैं। सो वी आर फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स फॉर सेफ्टी मेजर्स। नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ स्टाफ भी बढ़ाने की ओर से ध्यान दिया जा रहा है अगर मामले बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर कोई जानकारी? डेफिनेटली 200-250 पेशेंट्स वी कैन मैनेज। अगर इंस्ट्रक्शंस आ जाता है वी कैन डेफिनेटली रैंप अप ऑल द फैसिलिटीज। और अब आइए सिटी सेंटर शो में सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अलगाववादी अमृतपाल की, जिसके पीछे 3 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां पड़ी हुई हैं, लेकिन लगातार वो सबको चकमा दे रहा है। NDTV के हाथ अमृतपाल का एक वीडियो लगा है जिसमें वो बिना पगड़ी के दिल्ली में जाता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अलगाववादी अमृतपाल पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना हुलिया बदलकर भाग रहा है। ये तस्वीरें 21 मार्च की हैं, जहां पश्चिमी दिल्ली में अमृतपाल बिना पगड़ी के देखा गया। अमृतपाल के लंबे बाल देखे जा सकते हैं और उसने CCTV से बचने के लिए मास्क भी लगा रखा है। अमृतपाल के पीछे अमृतपाल का सहयोगी पप्पल प्रीत भी चलता हुआ नजर आ रहा है। पप्पल प्रीत ने भी चेहरा छुपाने के लिए मास्क लगाया हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो अमृतपाल भेष बदलता हुआ पंजाब के हाईवे से नहीं बल्कि गांव की सड़कों से कुरुक्षेत्र हरियाणा पहुंचा। 19 तारीख की रात में वो बलजीत कौर के घर रुका। फिर वहां पर भी CCTV में दिखा कि वो छाता लेकर पहले कुरुक्षेत्र बस अड्डे पहुंचा। बस अड्डे से 21 तारीख की सुबह दिल्ली, और आशंका अब ये जता रही है पुलिस कि दिल्ली से वो यूपी गया और यूपी से वो नेपाल भागने की फिराक में। सिखों के सबसे बड़े संगठन अकाल तख्त ने अपने ताजा बयान में पंजाब सरकार, भारत सरकार और मीडिया को लेकर काफी तल्ख टिप्पणियां की हैं। अकाल तख्त ने कहा है कि पुलिस ने जिन बेगुनाहों को गिरफ्तार किया है उन्हें रिहा किया जाए। जो लोग हर रोज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अमृतपाल को तुरंत सरेंडर करना चाहिए। मीडिया सिखों के खिलाफ भ्रम फैला रहा है। सिखों को आतंकवादी कहना गलत है। अगर बेगुनाहों को नहीं छोड़ा गया तो अकाल तख्त बड़ा आंदोलन करेगा। अकाल तख्त के बयान के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जिन लोगों को पंजाब पुलिस ने
एहतियातन हिरासत में लिया था, उन्हें छोड़ा जा रहा है। जे कोई पंजाब दे अमन शांति नूं भंग करने की कोशिश करूगा, फ्यूचर दे विच कोई सुपना भी लऊगा, ਅਸੀਂ सख्त कदम चुकांगे। मैं ਜਿਹੜੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ADGP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਕੇ गिरफ्तार कर ले गए ने, पर उन्होंने कोई योगदान नहीं हैगा किसी एक्टिविटी च, कोई एंटी सोशल एक्टिविटी या एंटी कंट्री एक्टिविटी, तो उन्होंने तुसीं रिहा कर दो, तो असीं छड्ड भी रहे हैं उन्होंने। पिछले 10 दिनों में अमृतपाल 5 बार अपना हुलिया बदल चुका है। पहले सिक्खी चोला उतारा, नीली पगड़ी से गुलाबी पगड़ी पर आया, ब्रेजा कार से मोटरसाइकिल, फिर हरियाणा पहुंचा तो सीसीटीवी से बचने के लिए छाता लेकर चलता नजर आया, और दिल्ली पहुंचकर तो उसने सिखों की पहचान अपनी पगड़ी ही उतार दी। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं 2019 के जामिया हिंसा मामले की, जिसमें निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जिल इमाम समेत 9 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। वहीं 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि निचली अदालत ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया था। दिसंबर 2019 को CAA के विरोध में दिल्ली के जामिया नगर में हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने इस मामले में शर्जिल इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा जरगर समेत 9 लोगों पर हिंसा फैलाने के आरोप तय कर दिए हैं, जबकि 2 लोगों अबूजर और मोहम्मद शोएब को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पहली नजर में साफ है कि शर्जील समेत बाकी लोग भीड़ में मौजूद थे। वो न केवल पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, बल्कि बैरिकेड को भी हिंसक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और प्रदर्शन के अधिकार का हवाला देकर शांति भंग करने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। निचली अदालत ने अपने 4 फरवरी के आदेश में सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही है और इन 11 आरोपियों को बलि का बकरा बनाया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी शर्जिल इमाम फिलहाल एक दूसरे मामले यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में फिलहाल जेल में है। लेकिन अब सभी आरोपियों पर आरोप तय होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। पैन और आधार को लिंक करने की जो आखिरी तारीख थी 31 मार्च, उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है, लेकिन 1000 रुपए का जो जुर्माना था उसे बरकरार रखा गया है। ऐसे में जो गरीब तबके के लोग, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनकी जेब पर ये इस तरह से भारी पड़ रहा है कि वो आधार पैन बिना लिंक कराए ही लौट रहे हैं। मुंबई से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आकाश गुप्ता मुंबई में रिक्शा चलाते हैं। कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से बीवी बच्चे को ही खिला पाते हैं। ऐसे में 1000 रुपए सरकार को देकर पैन आधार कैसे लिंक करवाएं? गवर्नमेंट को कहां से 1000 रुपए दे पाएगा? किसी तरह तो अपना जो है बच्चों को पढ़ा के किसी तरह खाना पीना खर्चा सब निकाल रहे हैं। रिक्शा चला के तो आधार कार्ड लिंक करने के लिए तो खाते से लिंक है, लेकिन पिन कार्ड का अलग से कहां से आ गया ये सब तो अपने को जानकारी नहीं है भाई। मुद्रा मूंगिया भी साइबर कैफे पहुंची पैन आधार लिंक करवाने, मगर 1000 रुपए का जुर्माना और 200 रुपए कैफे की फीस सुनकर उल्टे पांव लौट गईं। 1200 उनका चार्ज 200 रुपया है, 1000 रुपया गवर्नमेंट का है, या 1200 रुपये भर के हम लोग को करना पड़ेगा। इतना पैसा हम लोग को बहुत भारी पड़ता है। साइबर कैफे में इन दिनों ऐसे लोगों की कतार दिखती है। कुछ जुर्माने की रकम सुन लौट जाते हैं, तो कुछ के पैन आधार में खामी के कारण जुर्माना भरने के बाद भी इनका पैन आधार लिंक नहीं हो पा रहा। ये कहाँ से लाएंगे 1200 रुपया? 1000 मैं गया था 1200 रुपया बताया पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने का। कहाँ से लाएंगे जनता पैसा? बहुत जगह हमने भी इंक्वायरी किया, एक जगह साइबर कैफे में गए, बैंक में गए, तो डायरेक्टली बैंक वाले ने करना चाहिए था आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक अकाउंट से, क्योंकि इतने गरीब इंसान के पास पैसा नहीं है पहली बात। और ये बोल रहे फाइन मारेंगे 1000 रुपया 2000 रुपया लिंक नहीं करेंगे तो मतलब आम आदमी करेगा क्या? पहली बात ये तो बहुत है, कम से कम 2-3 दिन का राशन हो जाता है हमारा 1000 रुपए से।
फिर अभी 1000 रुपया हम भरेंगे तो कहाँ से वो पूरा करेंगे। हर कोई रोज का कमाने वाला अपना खर्चा देखेगा कि फिर सरकार का 1000 रुपया भरेगा। और इतनी तकलीफ से अभी रमजान के महीने में यह सब लाइन लगा के अपना करवा रहे लिंक, रोजे में छोड़ के टाइम काम वाम। सरकार को चाहिए कि कुछ इसका दूसरा रास्ता निकाले। 1000 रुपये इसके चार्जेस भरने हैं, मेरे में क्वार्टर बेस पर मेरे पगार एक तो कम है, एक तो मेरे बच्चे की एग्जाम है, उसके फी के लिए पैसा मैं जुगाड़ रहा हूँ, तो उसमें से भी 1000 रुपये इनको भरना है। ये अचानक सरकार लेने आने से हमें बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। लोग भी पूछते हैं कि 1000 रुपया भरा है तो अभी वो लिंक हो रहा नहीं है। कुछ भी जो गलती रहती है नाम में रहती है या फिर आधार नंबर में या फिर एड्रेस में, उसके वजह से वो लिंक करने में भी 1000 रुपया भरना ही पड़ता है। और उसके बाद भी पैसा भरने के बाद लिंक नहीं होता है, तो वो भी सब लोग को परवड़ता नहीं है उसमें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि जुर्माने की जगह कोई और तरीका निकालना चाहिए था। आप किसी सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर आपसे इसके लिए अच्छा खासा चार्ज भी लिया जाता है, तो 1000 रुपीज की पेनल्टी और उसके ऊपर जो आपके सेंटर्स हैं वहां पर जो एक्स्ट्रा चार्ज दिए जाते हैं वो मेरे हिसाब से काफी भारी पड़ सकते हैं। या फिर बैंक्स में ये सुविधा रख दी जाए कि जब व्यक्ति जाता है अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, उस वक्त बैंक के कर्मचारी ही उस कस्टमर के पैन को आधार से लिंक कर दें, तो शायद ये और भी आसान हो जाएगा। तो कुछ रास्ते निकालने चाहिए ताकि ये काम भी हो जाए और किसी के ऊपर इसका बर्डन भी ना पड़े। हालांकि असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय में रहने वाले नागरिकों और 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य नहीं है। बाकी लोगों को 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करना होगा, नहीं तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। फिर रिटर्न फाइल करने से लेकर बैंकिंग से जुड़ी कई सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। कई ऐसे लोग भी सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं जो अपने साथ साथ अपने 3 या 4 परिवार के सदस्यों का भी जुर्माना भर रहे हैं। ऐसे में उनकी जेब पर ये बहुत भारी पड़ रहा है। 30 जून के बाद अगर किसी का पैन निष्क्रिय होता है तो उसे रीएक्टिवेट कराने के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार अपनी तरफ से पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख में 5वीं बार बदलाव कर चुकी है, लेकिन लोगों की अपील यही है कि जुर्माने की जगह कोई और जरिया ढूंढा जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, श्रम मंत्रालय ने साल 2022-23 में देश के करोड़ों EPF खाता धारकों को 8.15% की दर से ब्याज देने की सिफारिश करने का फैसला किया है। बीते साल ये जो दर थी वो 8.1% थी और उसके बीते 2 साल पहले ये जो दर थी वो 8.5% पर फिक्स की गई थी। EPF की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने साल 2022-2023 के लिए 8.15% ब्याज देने का फैसला किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली में EPF के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में यह फैसला लिया गया। वर्ष 21-22 में जो रेट फिक्स किया गया था वो 8.10% किया था, वो अपने आप में बहुत लोवेस्ट था। अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखूं तो पिछले 4 डिकेड में वो लोवेस्ट था, क्योंकि 20-21 में 8.5% था। इस साल वो 8.10 से बढ़ा के 8.15 किया गया है, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी तो है। इसका फायदा EPF के करोड़ों खाता धारकों और सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। कोरोना संकट के दौरान मुश्किल परिस्थितियों में भी भारत सरकार ने वित्तीय साल 2019-2020 और 2020-2021 के लिए 8.5% की ब्याज दर तय की थी। जानकार मानते हैं कि इस साल और बढ़ोतरी हो सकती थी। EPF का इंटरेस्ट जो बढ़ाया गया है ये एक अच्छी खबर है, लेकिन जो बढ़ाया गया है वो बहुत ही कम बढ़ाया गया है। सबको मालूम है कि बढ़ने से पहले जो EPF का इंटरेस्ट था वो एक हिस्टोरिकली सबसे कम एक इंटरेस्ट रेट था। अब जो ओल्ड एज पीपल है, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा चिंता की बात हो जाती है कि हेल्थ एक्सपेंसेस उसका बढ़ जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर EPF इंटरेस्ट थोड़ा ठीक ना हो तो लोगों के लिए मुश्किल होता है। साल 2022-23 के लिए EPF की ब्याज दर को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे सरकारी राजपत्र में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने करोड़ों खाता धारकों के खातों में ब्याज दर को जमा करेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। बॉलीवुड की पॉलिटिक्स से प्रियंका चोपड़ा इतनी परेशान हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने हॉलीवुड का रुख किया। किस तरह से उन्होंने तोड़ी है चुप्पी, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
महाराष्ट्र में मोहम्मद आरिफ और एक सारस पक्षी की दोस्ती की कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बन चुकी है। पिछले ही दिनों वन विभाग ने मोहम्मद आरिफ से इस पक्षी को लेकर कानपुर के एक चिड़ियाघर में भेज दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां वो ढंग से कुछ खा नहीं रहा है। हालांकि जो चिड़ियाघर के अधिकारी हैं उनका मानना है कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस बीच वन विभाग ने 35 साल के मोहम्मद आरिफ के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये वही मोहम्मद आरिफ है जिसने घायल सारस को बचाया था और 1 साल तक उसकी देखभाल की थी। देखिए रिपोर्ट। जो मेरा दोस्त है सारस एक पिंजड़े में क्वारंटीन किया गया है। देखते ही आंखों में आंसू आ गए मेरे। कानपुर चिड़ियाघर के एक बाड़े में ये सारस क्रेन 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है, यानी बाकी परिंदों से इसे अलग रखा गया है। वन विभाग का दावा है कि उसने इस सारस को 35 साल के मोहम्मद आरिफ से बचाया है। अमेठी के मोहम्मद आरिफ को पिछले साल फरवरी में ये सारस घायल हालत में मिला था। उसने साल भर इसकी देखभाल की। उसके बाद दोनों की दोस्ती की जो कहानी बनी वो सुर्खियां बटोरती चली गई। सोशल मीडिया पर इस दोस्ती का चर्चा हर जुबान पर था। इस बीच कानपुर चिड़ियाघर के अधिकारी चिंता में हैं। वहां भेजे जाने के बाद से सारस अब कुछ खा नहीं रहा है। सारस जो है अभी जो मूल आहार है सारस का वो उतनी मात्रा में नहीं ले रहा है। उसको पका भोजन खाने की आदत है तो उसको जो है धीरे धीरे हम अभी तो क्वारंटाइन में 15 दिन के लिए रखा गया है और हमारा ये प्रयास है हमारे पूरी टीम का जो है कि उसको नेचुरल फूड की ओर धीरे धीरे वो देते जाएं और उधर डाइवर्ट करें। तो वो उसको दिया जा रहा है और हमें आशा है कि सुधार आ जाएगा। व्यवहार उसका खान पान वगैरह सामान्य सारस की तरह भी नहीं है जो। लेकिन सारस और आरिफ की ये दोस्ती यूपी की सियासत में द्वंद्व की नई वजह बन गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चिड़ियाघर में सारस की हालत पर ट्वीट किया। लिखा कि सारस उदास है, ये कैसा अमृतकाल है। इससे पहले अखिलेश यादव जाकर आरिफ और सारस से भी मिल चुके थे। जब वन विभाग सारस को ले गया था तो अखिलेश ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सारस को ले जाया गया है। अखिलेश आज आरिफ को लेकर सारस को देखने चिड़ियाघर भी पहुंच गए। सरकार सारस की आजादी छीनी, उसको उठा करके लेकर के पहले रायबरेली में बंद कर दिया। जब खुला छोड़ा तो वो अपने आप उड़ गया। मैं उन गांव के लोगों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कुत्तों से बचाया और जानवरों से बचाया। उधर आरिफ के खिलाफ केस करने वाले वन विभाग कहता है कि सोशल मीडिया से उसे सारस के बारे में पता चला और वन अधिनियम के तहत उसने सारस को छुड़ाया है। जल्द ही उसे जंगल में भी छोड़ दिया जाएगा। कानपुर से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मशहूर अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को लेकर चर्चाएं तो चली रही थी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा ने एक ट्वीट करके उन दोनों को बधाई दे दी और इस बधाई के बाद सोशल मीडिया पर अब ये चर्चा उठ रही है कि क्या दोनों ने सगाई कर ली है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजीव अरोड़ा ने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, मैं राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि दोनों का साथ प्यार, आनंद और कंपेनियनशिप से भरा रहे। मेरी शुभकामनाएं। और प्रियंका चोपड़ा ने अचानक हॉलीवुड का रुख क्यों किया था, इस पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। डैक्स शेपर्ड के पॉडकास्ट शो में प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि करियर के पीक में उन्होंने बॉलीवुड से किनारा किया था क्योंकि उन्हें मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा था और फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स से परेशान हो गई थी। वो बॉलीवुड में मिलने वाले काम से खुश नहीं थी। प्रियंका ने कहा, मैं यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज रही थी। मुझे इंडस्ट्री में एक कोने में धकेला जा रहा था। लोग मुझे कास्ट नहीं कर रहे थे। मुझे लोगों से शिकायत थी। मैं उस तरह के गेम खेलने में अच्छी नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स से थक गई थी और मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत थी। जैसे ही मुझे हॉलीवुड से म्यूजिक वीडियो का ऑफर आया, मैं अमेरिका चली गई। प्रियंका के इस बयान के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत समेत कई लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ फैंस इस बयान के लिए उन्हें ट्विटर पर ट्रोल भी कर रहे हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।